आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरवीर जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल के जो ये नतीजे आ रहे हैं उनको ये किस तरह से देखते हैं और कितनी इसमें सच्चाई महसूस करते हैं, क्या है इसकी हकीकत, या किस तरह से ये क्या परिणाम में बदलते हुए दिखाई देंगे। जो 4 राज्यों के परिणाम अभी तक आपने टीवी में भी देखा है, आपने सुना भी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एग्जिट पोल आज, क्योंकि लास्ट डे था पोलिंग का। तेलंगाना राज्य लास्ट चुनाव वाला था, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, और एग्जिट पोल किए हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, और टीवी चैनल्स पे वो दिखाई दे रहे हैं। आ, काफी हद तक कुछ चीजें तो प्रेडिक्टिव जो पहले से था उसी लाइन पर नतीजे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चौंकाने वाले भी हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो इंडिया टुडे एक्सेस का नतीजा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। और या यूं कहें कि अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो तमाम सारे विश्लेषकों के और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस एग्जिट पोल के नतीजे से बहुत ही उससे इतर है। बाकी अगर आप देखें जो राजस्थान का जिस तरीके का, अगर हम पोलो पॉल्स देखें, जो तमाम सारे जो आए हैं एग्जिट पोल, उनको आप देखेंगे, उनका जो एक एवरेज निकलने की बात करती है, तो उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो एक जो पहले से दिख रही थी जो लाइन, जिस तरीके का चुनाव प्रचार के समय में भी और जो आकलन सामने आ रहे थे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, तो वो लगभग उस लाइन पर हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है वो, बाकी अगर देखें कि एक पोल को अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा बाकी अलग है। लेकिन वो जो पोस्टर है जिन्होंने ये नतीजा दिया है, अगर पिछले आप नतीजे देखेंगे, खास तौर से कर्नाटक के देखें और बाकी दो तीन राज्यों के देखें, उनका नाकामी उनको हाथ लगी है। तो ऐसा नहीं है, हाँ पहले जरूर कुछ उनका पोल के सटीक रहा है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्चुअली कैलकुलेशन होती है, मेरा तो ये मानना है कि, और उसमें प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन यू फाइंड आउट, बिकॉज सैंपल साइज कोई इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन ये तेलंगाना बात में भी सही है। अप्रत्याशित चीजें आ रही है, तेलंगाना का भी परिणाम नहीं, अप्रत्याशित तरह का दिख रहा है। तेलंगाना में अगर आप देखें कि इवन चुनाव के पहले से ही कांग्रेस ने रिसर्च करना शुरू किया। जो पार्टी वहाँ बिखर गई थी, पूरी तरीके से कहीं नहीं थी, लेकिन तेलंगाना का जो इलेक्शन का कैंपेन है वो कांग्रेस ने बहुत मजबूती से उठाया और उसको नतीजों में बदलने की कोशिश की है। और जो अभी अगर एग्जिट पोल पर आप भरोसा करें, तो इसका मतलब वो बीआरएस से शायद सत्ता छीन सकती है। जबकि अगर आप बीआरएस को देखें, बीआरएस ने जिस तरीके का पहला सफलता हासिल की, और बाकी जो विरोधी दल थे और इंक्लूडिंग कांग्रेस जो पूरा जिसने राज्य बनाया था उसको खत्म कर दिया था। सेकंड भी उन्होंने समय से पहले चुनाव कराया और बहुत ही बड़े मार्जिन से सरकार बनाई। एक्चुअली जिस तरीके से उनकी स्कीम थी वहां पर, जो है, खास तौर से जो ग्रामीण इलाकों के लिए, किसानों के लिए जो कदम बीआरएस की सरकार, जो पहले टीआरएस होती थी, उन्होंने जो उठाए वो काफी नतीजे देने वाले थे। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, अगर हम मिजोरम को थोड़ा अलग कर दें, तो बाकी जगह जो ये इलेक्शन था ये इकोनॉमिक वेलबींग को फोकस्ड इलेक्शन था। और उसमें भी खास तौर से ये चुनाव अ, किसानों और ग्रामीण भारत के वेलबींग के लिए था, बिकॉज ये सब रूरल स्टेट्स हैं और बहुत बड़ी आबादी है रूरल और किसानों की। इसलिए अगर आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो आप उठा करके देखो, उनका फोकस था सस्ती गैस देंगे, हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन माफी देंगे, या बेहतर एमएसपी देंगे, या सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। ये सब चीजें थी इसमें। मैं ये कहूंगा कि पिछले 10 साल में तेलंगाना राज्य ने कृषि के क्षेत्र में जो तरक्की हासिल की है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जहां पर आत्महत्याएं होती थी सूखे के चलते, वो पूरा अगर आप देखो जो ग्रेटर हैदराबाद का जिसे हम लोग कहते थे इलाका, उसमें इतनी सारी वो आत्महत्याओं के लिए बदनाम इलाका था। आपका विदर्भा के आगे का हिस्सा ही है। लेकिन तेलंगाना जैसा राज्य सेंट्रल पूल में धान देने वाला पंजाब के बाद दूसरा राज्य बन गया। और ये क्योंकि सवाल है कि उत्पादन बढ़ा बहुत तेज, क्योंकि वहां की जो सिंचाई परियोजनाएं थी, उनका जो विस्तार हुआ, उसने सिंचाई सुविधाएं विकसित की और उससे नतीजा मिला कि उत्पादन बढ़ा। तो ये मेरा मानना है कि अभी भी
कृषि के मामले में तेलंगाना ने बहुत बेहतर किया, और उसका श्रेय वो सरकार रहे या जाए बीआरएस की, उसको रहेगा। बाकी लोग अब फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का है। बाकी अगर आप देखें राजस्थान में किसानों को खुश करने की कोशिश हुई, तो मेरा कहना है कि जो इकोनॉमिक वेलबींग और सोशल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए तमाम सारी पार्टियों ने अपने जो वादे वोटर्स के सामने रखे, और उसी को फिर सबने माना कि ये मेरे लिए वोट का काम करेगा। एक चीज जो समझ में आ रही, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी उस पे इतना कुठाराघात पड़ने की उम्मीद एक दिख रही है कि राजस्थान को छोड़ दें, मध्य प्रदेश को अगर रिटेन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी क्या हालत है, तेलंगाना में भी क्या हालत है, मिजोरम में भी है। क्या लगता है जातिगत जनगणना का जो अचानक से ये मुद्दा आया और भाजपा का जो उस पर स्टैंड है, ये उनके खिलाफ जा रहा है? देखिए, एक चीज आप मानिए कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, वो जो सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के एक फॉर्मूले के रूप में ये जो दल है, जो भाजपा के विरोधी दल है, वो लेकर के आए। और बिहार में जातिगत जनगणना हुई, और जाति जनगणना के साथ में वहां का जो नतीजा था वो भी सामने आ गया। हालांकि कोर्ट में गया मसला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ जातियां नहीं, उन्होंने जो इकोनॉमिक स्टेटस है जातियों का, उसको भी सामने रखा। तो अब ये तो है कि ये जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन का जो स्तर है उसको बढ़ा दिया, विधानसभा में पारित भी कर दिया है, तो उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उनको एक उम्मीद दे दी कि देखिए, आपकी जो एक नारा है जो कांग्रेस भी दे रही है, राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो जातियों में जितना आपका हिस्सा है उतना ही आपको फिर तमाम सारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, नौकरियों से लेके बाकी में मिलना चाहिए। तो अब उसमें अब एक ये इसका इम्पैक्ट तो आएगा, और खासतौर से इसलिए मध्य प्रदेश के नतीजे इसमें चौंकाने वाले हो सकते हैं। और कांग्रेस ने क्योंकि इसमें एक राष्ट्रव्यापी स्टैंड ले लिया, उन्होंने कई अपने जो ये उनके घोषणा पत्र में कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और क्योंकि अब एक नंबर आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि ये अजम्पशन है, एक ठोस गणना आपके सामने है, एक सबूत आपके सामने है। तो उसमें ये जो सामने आ रहा है कि जो अगड़ा वर्ग है, जो उच्च जातियां हैं, वो संसाधनों में और जो जॉब्स हैं उनमें आगे हैं, और इकोनॉमिक वेलबींग में आगे हैं। तो अब ये इसको कन्विंस कर सकते हैं, और इसलिए ये इसको लेकर के बीजेपी परेशान भी है, क्योंकि वो कोई बहुत क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे इसमें, अगर आप देखें तो जो है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि उनको बहुत उम्मीद नहीं दिखती। देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक भाजपा से छीना, उससे ये है कि जो पोस्ट विंध्या हम बोलते हैं कि विंध्याचल के आगे साउथ में जो प्रवेश का जो द्वार है, वो कर्नाटक के जरिए बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन वहां पर जो बीजेपी की करारी हार विधानसभाओं में हुई है, जो पिछले चुनाव थे, तो उससे इसका मतलब उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। उनका दक्षिणी राज्यों में कोई आधार नहीं है, और तेलंगाना में भी अगर आप देखो, उनके पास जो सीट थी एक थी, और कोशिश की है। लेकिन एक टाइम था कुछ 1-2 साल पहले ऐसे लगता था लोकसभा का पिछले चुनाव के बाद कि बीजेपी तेलंगाना में भी मुख्य विपक्षी दल बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का रिसर्जेंस हुआ, उसने बीजेपी को एकदम पछाड़ के वो सत्ता की दावेदार वहां पर हो गई। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि दक्षिण में उसका पैर जमाना लगभग असंभव हो रहा है उसके लिए। बाकी अगर आप देखें कि ये था कि भाई राजस्थान में बहुत अच्छे से आप जीत के आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, और इसमें एग्जिट पोल के नतीजे नहीं, हम लोगों ने भी, हमारा जो प्लेटफॉर्म है रूरल वॉइस, हमने देश भर में कन्वीनिंग की थी, और हमने ग्राउंड पे 6 महीने काम किया, अलग अलग जगह हमने राजस्थान में भी किया था। तो हमने पॉलिटिकल मूड भांपने की भी कोशिश की थी, और उसमें खुद बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने स्वीकार किया कि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो माहौल हम नहीं बना पाए, और वो दिख भी रहा है। तो ये इसलिए कि लगातार कहा जा रहा है कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में पार्टी ने जो वहां का नेतृत्व है उसको चेहरा ना बना करके पार्टी को चेहरा बनाया, और अब लेकिन
पार्टी में इनफाइटिंग भी मानी गई, और लेकिन जिस तरीके से जो उस केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया, वो भी एक तरीके का ये था कि डेस्परेशन है सर पार्टी का, कि हम किस तरीके से मध्य प्रदेश को रिटेन करें। अब ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। अब जो एग्जिट पोल्स के ज्यादातर पोल हैं वो बीजेपी को कोई बेहतर स्थिति में वहां पर नहीं रख रहे हैं, एक पोल जरूर रख रहा है। और ये काफी, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये काफी एक अलग तरीके का नतीजा सामने आएगा, जो कि हो सकता है कि भाई कांग्रेस का जो और कॉन्फिडेंस है या जिस तरीके का दिख रहा है, अगर ये, मैं कहूँ इसको, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी है। और एक चीज आप मानिएगा कि एग्जिट पोल जो है वो थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, और अगर पास्ट में देखो तो एग्जिट पोल बहुत गलत साबित हुए हैं, और तमाम सारे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एग्जिट पोल करना बंद कर दिया है। तो ये भी माना जाता है कि ये तो 3 दिन पहले एक डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए एक चर्चा का मुद्दा मिल जाता है, बट एग्जिट पोल्स का जो है कभी कभी तुक्का लगता है। अदरवाइज ज्यादातर अगर आप देखो, जो है, अगर आप विश्लेषण पे जाओगे और पिछले जो एग्जिट पोल होते हैं लोग उनको भूल जाते हैं कि वो कितने सटीक रहे थे, और फिर अगला कर डालते हैं जब चुनाव होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि दुनिया में होता है, लेकिन यूएस वगैरह में जब ये प्यू रिसर्च वगैरह करते हैं तो वहां पर 0.2%, 0.1% उस तरीके से परसेंटेज में गेम चलता है। और क्योंकि वहां पे जिस तरीके का सैंपल सर्वे होता है, जिस तरीके के एल्गोरिदम्स अपनाए जाते हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो पोलस्टार्स हैं उनके पास अभी उस तरीके के संसाधन नहीं है। लेकिन एक परंपरा शुरू हो गई थी, अगर हम जाएं पीछे 90s में, जो है थोड़ा शुरुआत हुई थी, और फिर जब प्राइवेट चैनल्स का उदय हुआ तो ये पहले कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रिंट में शुरू किया था, तो फिर अब ये उस तरह, बट ये चल रहा है। और कभी कभी जो है वो थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और ये जरूर है कि इसका विश्लेषण भी करना चाहिए जब वास्तविक नतीजे आ जाते हैं। तो उसमें जरूर इस बात को हाईलाइट करना चाहिए मीडिया संस्थानों को कि हमने जो एग्जिट पोल किया था उसमें हमने ये नंबर दिखाया था, और नतीजे ये रहे हैं। तो आत्म विश्लेषण उनको भी करना चाहिए, और जो दूसरा मीडिया और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको भी ये बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इन चीजों पर विश्लेषण जरूर होना चाहिए। सर एक चीज ये देखने को मिलता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान और राम जन्मभूमि, अयोध्या, काशी जैसे मुद्दे उठा के चुनाव के समय खूब लाभ लिया करती थी। कहीं ना कहीं अयोध्या का मंदिर, उसका निर्माण, उसकी प्रक्रिया प्रचारित प्रसारित खूब हुई इस चुनाव के दौरान। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को अयोध्या और राम मंदिर का भी लाभ नहीं मिलने वाला है? देखिए, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कि ये पांचों राज्यों के चुनाव, मिजोरम थोड़ा चर्चा में कम रहा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे हम लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया भी उतना ध्यान नहीं देता, वहाँ की लोकल पार्टीज हैं। अदरवाइज अगर 4 राज्यों को आप देखें, पूरा वेलफेरिज्म पे था, और एक दूसरे से आगे जाकर के वादे किए जा रहे थे, हम फ्री में अनाज देंगे, हम आपको इतना सब्सिडी देंगे, हम आपको इतना भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे, बच्चों के लिए पैसा देंगे, फिर हम किसानों के लिए लोन माफ करेंगे या उनको ज्यादा भाव पर खरीदेंगे। मैंने तो पिछले दिनों विश्लेषण किया भी था कि राजनीतिक दलों ने किसानों को 2 वर्गों में बांट दिया है। एक वर्ग वो है जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, एक वर्ग वो है जो जिन राज्यों में चुनाव नहीं होने हैं। आप 3200 रुपए पर, 3100 रुपए क्विंटल पर धान खरीदना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलता है, उनको हरियाणा में जाके किसी तरह जुगाड़ करके एमएसपी लेना पड़ता है। या अब गेहूं का जब आपका एमएसपी जो है वो 2275 रुपए है, तो आप 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो फिर या 2400 रुपए में कांग्रेस खरीदेगी। तो ये जो बाकी राज्य हैं उन किसानों ने क्या गुनाह किया है? देश भर में किसान डिमांड करते हैं कि एम एस स्वामीनाथन फॉर्मूले पे C2+50% के हिसाब से एमएसपी तय होना चाहिए, और आप जो एमएसपी अनाउंस कर रहे हैं, मतलब जो जिस दाम का वादा कर रहे हैं, वो तो C2+50 फॉर्मूला है। तो फिर आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान तो एक ही है ना पूरे देश का। तो ये जो है कि ये इसके ये देखना पड़ेगा। तो एक होड़ लगी हुई राजनीतिक दलों में, और इसीलिए जैसे आपने कहा कि जो धार्मिक एजेंडा था, वो लगता था कि इवन बीजेपी को भी कि बहुत प्रभावी नहीं है। अगर आप देखो कि राम मंदिर और
काशी और बाकी जो मुद्दे जिस तरीके से जो धर्म के नाम पर बहुत मजबूती के साथ एक कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं हिंदू वोटों को, वो उस तरीके का बीजेपी ने भी खुद कोशिश नहीं की। अपने भाषणों में देखो या और चीजें देखो, और जो रैलियां हो रही थी और जिस तरीके का जो वोटर हैं उनके जो उनके बीच में जो माहौल था, उसमें इस तरीके के मुद्दे बहुत ज्यादा जगह बनाते हुए नहीं दिखे अगर आप देखो तो इसलिए ये अच्छी बात है कि धर्म एक अलग है, सबकी जो आस्था है, आस्था हर व्यक्ति की है, हर जाति और धर्म के व्यक्ति की है। तो धर्म अपनी जगह होना चाहिए, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो मुद्दे हैं, जो जीवन की बेहतरी के लिए, देश के लिए और आम आदमी के लिए उसका जीवन बेहतर करने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस होना चाहिए। और मैं इस बात में काफी मुझे संतुष्टि है कि ये चुनाव में भले ही इसमें वेलफेयरिज्म की ज्यादा बात हुई है, लोगों को फ्री बीज देने की बात हुई है, या कुछ जगह रेवड़ी की इस तरीके की भाषा भी इस्तेमाल की गई है, वो होने दो। लेकिन जो कहीं ना कहीं इसका केंद्र बिंदु ये था कि हम आपके जीवन को बेहतर करेंगे, आपके जीवन यापन को बेहतर करेंगे, आपके जीवन को बेहतर करेंगे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसी के लिए तो सरकारें बनती हैं। तो एक चीज जो देखने को मिली है, कर्नाटक जीत के पहले राहुल गांधी की पदयात्रा का असर कर्नाटक में, तो क्या राहुल गांधी और राहुल गांधी की पदयात्रा का असर या राहुल गांधी को लेके भी कुछ पॉजिटिव, अगर ऐसा रिजल्ट रहता है तो संभावना जताई जा सकती है कि राहुल गांधी एक अच्छे लीडर के रूप में उभर रहे हैं, या राहुल गांधी का इम्पैक्ट बाकी जगह पे दिख रहा है? देखिए, एक चीज मानिए कि काफी लंबे समय तक ये एक जनरल परसेप्शन रहा, और मैं तो कहता हूं कि मेरी जिस तरह चर्चा हुई कुछ वरिष्ठतम कांग्रेसियों का भी रहा, कि राहुल गांधी सीरियसली राजनीतिक नेता नहीं है, वो ऑन एंड ऑफ करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका जो काम है, उन उस परसेप्शन को उसने बदल दिया। और जो जो एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा हुई ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राहुल गांधी का एक जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है वो बहुत मजबूत हुई है, और एक नेतृत्व देने की उसकी क्षमता जो है उनकी, वो उसमें उन्होंने साबित की। और अगर आप देखो, उसका कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिला, कर्नाटक के चुनाव में मिला। और भले ही यात्रा हिमाचल नहीं गई, तो उसने एक, जो कांग्रेस को ये माना गया था कि ये एक डूबती हुई पार्टी है, उसको जीवन दान दिया। और जो कांग्रेसी थे उनको लगता था हम क्या करें, जो कांग्रेसी क्रिटिसाइज करते थे बिहाइंड दैट सीन जो है, वो जुड़ते चले गए, उनको भी लगा। और एक नई जिस तरीके की ऊर्जा उस यात्रा से कांग्रेस को मिली, उसने उसको एक अग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बना दिया कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और फिर कर्नाटक के नतीजे ने उसको ये साबित किया। तो इसका मतलब ये है कि अब जिस तरीके का कामकाज उनका है, जिस तरीके से उनका ये पॉलिटिकली वो बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, और जिस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, जो उनके भाषण है, वो ये तो एक साबित हो गया कि अब भले ही अपोजिशन कुछ भी कहे और कोई भी एजेंडा चले, बट नाउ इट इज वेल स्टेब्लिश कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन और एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में स्टेब्लिश हो गए हैं। लोगों के बीच में राहुल गांधी को लेकर के धारणा में बड़ी तेजी से बदलाव आया है, इंक्लूडिंग मीडिया में और जनमानस में, और इसका बड़े पैमाने पर फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव को एक तरह से ये भी कहा जा रहा था कि ये 2024 का सेमीफाइनल हो सकता, तो ऐसी स्थिति में सेमीफाइनल को के अगर नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस को कितना मजबूत आंकते हैं, भाजपा को कितना मजबूत? देखिए, अगर आप जाएं 2018 में, 2018 में बीजेपी 3 राज्यों के चुनाव हार गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तेलंगाना में तो ऑलरेडी बीआरएस वहां पे, नॉर्थ ईस्ट में कोई इनका है नहीं। तो उस वक्त सरकारें आई, और उसके बाद 2019 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री उसको मिली, और अ, कोई भी सीट, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक सीट को छोड़कर छत्तीसगढ़ में भी सब सीटें बीजेपी ने जीत ली, और जबरदस्त बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई। अब लेकिन यहाँ पर एक राइडर है कि ये 2018 नहीं है, क्योंकि 2018 में जो कांग्रेस की सरकारें बनी थी वो कमजोर सरकारें थी। मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसको चिंता रहती थी बचेगी या जाएगी, बहुत इनफाइटिंग थी। छत्तीसगढ़ में सरकार सिर्फ आई थी, और राजस्थान में सरकार काफी कमजोर थी, और ये सरकारों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था वोटरों।
और नरेंद्र मोदी की छवि प्रधानमंत्री के रूप में और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बहुत बड़ी छवि थी, और उसके आगे कोई टिक नहीं पाया उस वक्त। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर इनमें बीजेपी को ये राज्य नहीं मिलते, जाहिर सी बात है कि 2024 के नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। कांग्रेस ने जमीन हासिल की है, और अगर आप कर्नाटक में देखें, कर्नाटक में एक मजबूत सरकार कांग्रेस की है, और छत्तीसगढ़ में वो 5 साल शासन चला चुके हैं, राजस्थान में चला चुके हैं, और ये जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। किसी भी सरकार के लिए 10 साल, 2 कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लंबी अवधि होती है। तो आप जो वादे करते हैं, जनता हिसाब मांगने लगती है। पहली बार में ये आप कह सकते हैं कि हम देखिए हमें समय और चाहिए, तो समय आपको मिला। लेकिन जो अभी स्थिति है, खास तौर से युवाओं में बेरोजगारी की जो स्थिति है, इकोनॉमी के कुछ आंकड़े ठीक है, लेकिन जो अभी इकोनॉमी में खास तौर से जो एमएसएमई सेक्टर है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो रूरल इकोनॉमी है, वो अभी मजबूत नहीं है। इसलिए अगर आप देखें, कल ही सरकार ने कहा कि 5 साल तक, अगले 5 साल गरीबों को, 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। एक दूसरी तरफ हम कह रहे हैं 5 साल में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तो ऐसी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जिसके 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकार के मुताबिक उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने भोजन की भी व्यवस्था कर सकें, तो ये एक बड़ा इंडिकेटर है। या तो सरकार खुद इस बात की स्वीकारोक्ति कर रही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी आर्थिक रूप से बहुत विपन्न स्थिति में है। इसलिए ये सारी चीजें 2024 के चुनाव में, और अभी भी, क्योंकि अगर राज्यों के चुनाव आप देखें वहां पर मुद्दा बन रही है, तो इसलिए ये जाहिर, बहुत बिल्कुल ये साफ है। नतीजे 3 तारीख को क्या आएंगे, क्या बीजेपी सारे राज्य हार जाएगी, या कहीं अपनी सरकार बनाएगी, या बीजेपी कांग्रेस को रिप्लेस करेगी किसी राज्य में, ये 3 तारीख बहुत दूर नहीं है। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं, जो है 72 घंटे की बात है। लेकिन ये फैक्ट है कि 2024-2019 का चुनाव नहीं होगा, और बहुत बदल चुका है देश तब से, और राजनीतिक धरातल पे बहुत बदलाव हो चुके हैं। मेरा मानना है कि ये चुनाव एक जबरदस्त चुनाव होगा बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच में और बीजेपी के मुखालफत करने वाले गठबंधन के बीच में। तो ये थे हरबीर जी, बहुत सारी बातों पे चर्चा हमारी हुई। हम उम्मीद करेंगे कि 3 तारीख को एक बार फिर आपसे नवभारत बात करें, हम लोग जुड़े और देखें कि एग्जिट पोल के नतीजे कितनी सच्चाई में कन्वर्ट हुए, और हम देखेंगे कि जनादेश किस तरह का आता है और जनता क्या संदेश देती है, कांग्रेस को कितना मजबूत करती है और भारतीय जनता पार्टी। आपको नवभारत के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शुक्रिया। सर।